बच्चों, आज हम रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। रासायनिक संयोग के नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनके आधार पर ही पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जितनी भी परमाणु अणु संयोजन करते हैं वह इन्हीं नियमों के आधार पर करते हैं। इन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 5 प्रमुख नियम होते हैं। पहला है द्रव्य संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है गेल-लुसाक का गैसीय संयोजन नियम और पांचवा है अवोगैड्रो का नियम। पहला देखते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव्य संरक्षण का नियम आंतोइन लेवासिये ने सन 1789 में प्रायोगिक रूप से पुष्टि करके दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसका रूप परिवर्तित होता है। तो हम देखते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम सन 1789 में आंतोइन लेवासिये ने दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मीन्स द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये है द्रव्य संरक्षण का नियम। इसको दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन करने के बाद आंतोइन लेवासिये ने ये नियम दिया था। इन्होंने क्या किया था, एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में कुछ रेत भर दिया। फ्लास्क लिया गया और इस फ्लास्क में कुछ रेत भर दिया और इसमें फास्फोरस का एक टुकड़ा फास्फोरस और ये हो गई सिलिका रेत। अब इस रेत और फास्फोरस के टुकड़े को लेकर के इसको कार्क से बंद कर दिया और इसका वजन ले लिया गया, इसको तौला गया। इसके बाद तौलने के बाद वजन नोट कर लिया गया और इसके बाद इसको बर्नर में रखकर गर्म किया गया, जिससे फास्फोरस और रेत जल करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं के रूप में भर गया। इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का धुआं भर गया। उसके बाद पुनः उसे तौला गया तो पाया गया कि पहले पूर्व का लिया गया वजन और बाद का लिया गया वजन दोनों बराबर थे। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस तरह से लेवासिये ने यह प्रयोग जो है किया। और इसने दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम को फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जोसेफ प्राउस्ट ने ही इस नियम को 1799 में दिया था। इस नियम के अनुसार होता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है या हमेशा समान रहता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, अर्थात वह परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वह जिस विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे जहां से प्राप्त किया गया हो, लेकिन वह उसमें तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहेगा। जैसे यदि हम देखते हैं, जैसे यदि जल को ले लिया जाए, H2O जल है, जल को हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो स्रोत हैं जल के,
वो कई प्रकार से हो सकते हैं। वर्षा से प्राप्त किया जा सकता है जल, तालाबों से प्राप्त किया जा सकता है, समुद्र है, समुद्रों से प्राप्त किया जा सकता है, या कि इसको रासायनिक विधि द्वारा भी, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से प्राप्त होता है। अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हमें जल प्राप्त होता है। किंतु H2O में जो इसका तत्वों का, द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 है तो 2 हो गया, अनुपाते 16, अर्थात इसी को अपन लिख सकते हैं 1:8, सरल अनुपात में लिख दिया गया। अर्थात जल किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए उसमें H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह हमेशा 1:8 ही रहेगा। इसी तरह से दूसरा यदि हम प्रयोग देखें, क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लेते हैं। क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट में यदि हम देखें यहाँ पर, तो जो प्राकृतिक रूप से क्यूप्रिक कार्बोनेट जो प्राप्त होता है उसमें भी कापर का भार होगा वह होता है 51.38, ये रहता है। और आगे कार्बन का यदि प्रतिशत देखते हैं, कार्बन का प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत यदि कार्बन का ले लिया जाए तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत लेंगे तो इसमें भी 9.74 होता है। और इसी तरह से यदि ऑक्सीजन का प्रतिशत यदि हम इसमें देखें तो इसमें प्राप्त होता है 38.91। इस तरह से ये इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्यूप्रिक कार्बोनेट में कापर, कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान लिखा हुआ है। अब यदि मान लीजिए हम कृत्रिम रूप से जो बनाते हैं, तो उसमें भी यही अनुपात हमें प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि क्यूप्रिक कार्बोनेट किसी भी विधि से बनाया जाए, कहीं से भी किसी भी स्रोत से इसको प्राप्त किया जाए, किंतु इनमें कापर, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा यह स्थिर रहेगा, समान रहता है। तीसरा नियम देखते हैं, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन ने इस नियम को सन 1803 में दिया था। इस नियम के अनुसार होता है कि जब कोई भी दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक यदि बनाए तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो संयोग करती हैं वो एक सरल पूर्णांक में होती हैं या गुणित अनुपात में होती हैं। जैसे इस नियम के अनुसार आप देखते हैं कि लिख सकते हैं इसको, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान सरल पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जैसे यदि आप समझिए इस नियम को, जैसे यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो तरह के एक H2O बनता है यौगिक और दूसरा बना हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O में देखते हैं इनका अनुपात लिखते हैं द्रव्यमानों का, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु का 1 होता है, 2 है तो 2:16। इसमें आ जाएगा 2:16 दूनी 32। तो नियम कहता है कि एक तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, निश्चित है, 2 है, दोनों में 2 आयतन है और इसमें 16 और ये 32। तो ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ऑक्सीजन का अनुपात
वह एक सरल या गुणित अनुपात में होता है। सरल अनुपात 16:32 यदि हम लिख दें, आप इसी में कर देंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2 एक सरल अनुपात है, यह 16 दूनी 32 गुणित अनुपात है। इसलिए इस तरह से ये नियम की पुष्टि होती है। इसी तरह आप दूसरा भी देख सकते हैं उदाहरण, जैसे कार्बन व ऑक्सीजन संयुक्त होकर दो तरह के यौगिक बनाते हैं। CO2 बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला बना, और दूसरा बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन गया। अब इसमें देखते हैं तो कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, एक 12:16 हो गया। इसमें देखते हैं 12:16 दूनी 32, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की मात्रा दोनों में निश्चित है, 12-12 है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा भिन्न भिन्न है। तो नियम कहता है एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ दूसरे तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्राएं संयुक्त होती हैं वह एक सरल पूर्णांक में होती हैं या अनुपात में होती हैं। तो इसमें भी ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया, ऑक्सीजन का अनुपात हो गया इसमें 16:32। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 1:2, तो इसी को सरल अनुपात में हो गया तो 1:2 या 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो ये गुणित अनुपात भी है और सरल अनुपात भी है, इसलिए यह नियम होता है। इस तरह सभी यौगिक इस नियमों का पालन करते हैं, रासायनिक यौगिक। चौथा नियम देखते हैं, गैल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। गैल-लुसाक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में गैसीय आयतन से संबंधित नियम दिया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जब कोई भी दो गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, और उनसे बनने वाला उत्पाद भी यदि गैस है तो वह भी क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में होगा। इस नियम को आप देख सकते हैं। गैल-लुसाक ने 1808 में इस नियम को दिया। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं अर्थात क्रिया करती हैं, या उनकी क्रिया से कोई गैस ही उत्पाद में बनता है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, जबकि सभी गैसें समान ताप व दाब पर होना चाहिए। जैसे इस नियम को आप समझ सकते हैं, जैसे यदि मान लीजिए हम ले लेते हैं H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो बनती है HCl गैस। क्या बन जाती है? HCl गैस के दो अणु प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए एक आयतन है, हाइड्रोजन का आयतन यदि हम देखें तो एक अणु है, मतलब मीन्स एक आयतन। क्लोरीन एक आयतन, आयतन संबंधित नियम है तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं एक आयतन। ये दो आयतन बना तो दो आयतन लिख दिया गया। तो इन सभी गैसों में जो अनुपात है वो क्या है? आ गया अनुपात आपका 1:1:2, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl का अनुपात 1:1:2 हो गया। इसी तरह से आप दूसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसकी क्रिया कराएं तो जल वाष्प बन गई H2O, जल नहीं जल वाष्प। ये क्या बना? जल वाष्प। गैसीय अवस्था में है जल वाष्प, इतना बना। यदि अपन संतुलित यदि कर देते हैं तो यह आप यहाँ लिख देंगे 2, तो ये बल्कि यहाँ कर दीजिए 2 और यहाँ कर दीजिए 2, तो 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन, ये बराबर हो गया। अब इनका अनुपात देखते हैं तो 2 आयतन ये हो गया
एक आयतन ऑक्सीजन हो गया और 2 आयतन जल वाष्प हो गई। तो इनमें भी जो अनुपात है वो अनुपात हमें क्या प्राप्त होता है, 2:1:2, जो कि एक क्या है, सरल अनुपात है सबका। सभी गैसों का अनुपात सरलतम अनुपात में है। तो वही गेल-साइक ने नियम दिया था जो कि सभी जगह पालन होता है। 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम है आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने सन 1811 में ये नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसको उदाहरण की तरह से इस तरह हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया या क्लोरीन हो गई या हीलियम हो गई, मतलब कोई भी गैसें हैं जिनको मान लीजिए हम 2-2 लीटर यदि हम ले लेते हैं, ये भी 2 लीटर ले लिया गया, ये भी 2 लीटर ले लिया गया, ये भी 2 लीटर ले लिया गया। इस तरह इनके आयतन क्या हो गए, समान हो गए। तो इनमें जो अणुओं की संख्या होगी, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हीलियम के अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। इस तरह से हम लोग 5 नियम को पढ़ते हैं और यही 5 नियम पूरे रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी इन 5 नियमों का पालन करती हैं। इसी कारण इन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम